हाय गाइस। ऑडियो और वीडियो अगर दोनों क्लियर है तो बता दो यार एक बार मेरे को जल्दी से। स्टार्ट करते हैं उसके बाद। ठीक है। हेलो 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 भाई सबको हेलो। अच्छा, दो चार बातें तुमसे करनी है मेरे को, होमवर्क से रिलेटेड और इस चैप्टर से भी रिलेटेड। ठीक है चलो यार। ओके यार, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले यार, वेलकम टू शिवा बैच। हमारा बैच यूट्यूब का कंप्लीटली फ्री बैच, जिसके अंदर हम 3 महीने में तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करवा रहे होंगे बिल्कुल डिटेल में। देखो यार, तुम्हें भी पता है फ्री बैच सब लोग लाते हैं, लेकिन साल के एंड में हमने साल के स्टार्टिंग में इस बैच को इसीलिए लॉन्च किया ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही बिल्कुल बेस्ट लेवल पर रह सके और तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आ सके आगे। ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं अब। देखो, दो चार बातें पहले कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं, मैं तुम्हें हमारे पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। यार, क्या ही बताना है इसके बारे में, मैंने तो बहुत सारी बातें तुम्हें ऑलरेडी बता दी है इसके बारे में, फिर भी कुछ मेन हाइलाइट्स कि जो लोग हम हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको ये बात पता है कि लास्ट टाइम नीट 2024 में हमने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर 712 मार्क्स का पेपर हमारे सूर्य सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज और पर्सनल मेंटोरशिप से प्रेडिक्ट कर दिया था। तो इस बार हमारे पास टोटल 9 मंथ्स है, तो हम सोचो क्या क्या कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है। तो यार, टाइम वेस्ट मत करो। डेली टारगेट तुम्हें मिल रहे हैं, तुम्हें भी नहीं पता कि अगले दिन क्या पढ़ना है, सारी चीजें तुम्हें इसमें बताई जा रही है। 1:1 इंटरेक्शन मिल रहा है तुम्हें। एनसीईआरटी बेस्ड डीपीपी फुल सिलेबस टेस्ट क्या नहीं मिल रहा है, सारे फीचर्स है इसके अंदर। प्लस सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपीज में पूरे साल के लिए एक पर्सनल मेंटोर जो तुम्हें मेंटोर कर रहा होगा, एक एक दिन, एक एक वीक की वो तुम्हारी प्रोग्रेस चेक करेगा। तो यार टाइम वेस्ट मत करो, जितना जल्दी हो सकता है पर्सनल मेंटोरशिप को ले लो। फ्री बैच में तो चलो यार हम तुम्हें पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है। चलो यार, अब हमारे लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज मेन तो हमारे वेक्टर चैप्टर है हमारा। ठीक है। अब देखो, एक सेकंड रुक जाओ, चैट्स वगैरह चेक कर लेते हैं। कोई डाउट है यार तो बता दो लास्ट लेक्चर से, नहीं है तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। चलो, वेक्टर्स में आज बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, बेसिक मैथ्स हमारा कंप्लीट हो गया है। वेक्टर्स में वेक्टर स्केलर क्या होता है, बहुत ही कॉमन बातें, 9th 10th में तुमने पढ़ी होगी यार ये बातें। तो वेक्टर होता क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। उसके बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके बाद पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सारी चीजों को एक एक साथ डिटेल में पढ़ रहे होंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, लामीस थ्योरम, सारी चीजें और भी इसके अंदर काफी सारी चीजें। ये तो मेन मेन हाइलाइट्स जो मैंने यहाँ पे कवर करे हैं। ठीक है। चलो यार, अब ना एक बार लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेसिक मैथ्स का हमारा एक होमवर्क था, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो बेसिक मैथ्स में एक सेकंड रुक जाओ। हम्म, एक क्वेश्चन था, इसको देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट मिस हो गया था हमसे, वो देख लेते हैं हम। क्या था इसके अंदर? देखो, इंटीग्रेट द फॉलोइंग के अंदर ये क्वेश्चन था ना, साइन थीटा को इंटीग्रेट करना था। तो उसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था पाई/2 को 90 रखेंगे। उसके बाद जीरो भी था जो मेरे से स्किप हो गया था गलती से, उसको मैं एक बार तुम्हें समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या करना है इसके अंदर। साइन थीटा को तुम इंटीग्रेट कर दो। साइन थीटा को तुम जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा, माइनस कॉस। ठीक है, अब लिमिट लगाओ। लिमिट क्या लगाओगे? सबसे पहले लगाओ पाई/2। कॉस में पाई/2 कितना होता है? 90। पाई/2 हमने पढ़ाई था 90 होता है। कॉस 90 कितना होता है? जीरो। माइनस कॉस जीरो करेंगे। कॉस जीरो कितना होता है? 1। -1। तो -1 है कॉस जीरो की वैल्यू, एंड ऑलरेडी में एक माइनस है क्योंकि लिमिट में हम माइनस करते हैं, तो -1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा +1 में। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसके अंदर अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है। तो एक बार ना होमवर्क वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड कॉस 120। ठीक है। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना यार, बता दूंगा मैं। चलो, कॉस 120 पूछ रहे हैं हमसे, कैसे निकालेंगे कॉस 120 को? देखो, या तो वो टेबल मैंने तुम्हें दी थी ट्रिग्नोमेट्री की, वहां से तुम एग्जैक्टली वैल्यू जो दे रखी थी उसको याद कर लो और आंसर लगा लो। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, cos 60 + 60 लगा दो। कैसे करेंगे? cos a + b लगा लो, कितना होता है? cos a cos b माइनस साइन a sin b। आंसर कितना आएगा तुम्हारा? पूरे को सॉल्व कर लो, -1/2। ठीक है, कुछ ज्यादा टफ नहीं था इसके अंदर। इंटीग्रेट x⁻³ कैसे इंटीग्रेट करोगे? देखो, x⁻³ +1 अपॉन में कितना आएगा? 3/2 +1। ठीक है।
तो 3/2 प्लस 1 कितना आएगा 5/2 और यहाँ पर भी कितना आएगा तुम्हारे पास 5/2 डिनोमिनेटर में 5/2 का 2 ऊपर चलेगा 2x की पावर 5/2 अपॉन 5 और सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर क्वेश्चन में दिया हो लेकिन अभी इतने से काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमसे इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम एक्स की पावर -2 है ना एक्स की पावर -2 कैसे करेंगे एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 ठीक है कितना आएगा यहाँ पर तुम्हारे पास -2 प्लस 1 करो कितना आएगा एक्स की पावर -1 अपॉन पावर भी आ गई डिनोमिनेटर हो गया -1 तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम 1 -1 बाय एक्स क्यों माइनस ऊपर चला गया और एक्स नीचे बेसिक मैथ्स यार तुम्हें आता होगा इतना तो साइन थीटा को अब इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू π/2 ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखो फ्रॉम 0 टू π/2 तो अपर लिमिट क्या है π/2 90 मतलब sin 90 माइनस sin 0 कर दो sin 90 कितना होता है 1 sin 0 कितना होता है 0 आंसर कितना आएगा तुम्हारा 1 - 0 1 ठीक है चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्या रहा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है ठीक है हमारा वेक्टर स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले देखो वेक्टर और स्केलर ये समझ लेते तभी तुम्हें वेक्टर समझ में आएगा तुम्हें पहले स्केलर समझना पड़ेगा क्या होता है देखो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन 8 9 से पढ़ते आ रहे हो तुम कुछ बहुत टफ है नहीं इसके अंदर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी यूनिट भी है उसका सब कुछ है लेकिन मैग्नीट्यूड भी है एक स्पेसिफिक लेकिन हमें उसका डायरेक्शन नहीं पता ठीक है कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होता जैसे मास हो गया हम कहते हैं 5 kg किसी का मास है मास का कोई डायरेक्शन थोड़ी हो सकता है 5 kg लेफ्ट 5 kg राइट 5 kg नॉर्थ कुछ नहीं होता ऐसा 5 kg सिर्फ 5 kg है हर जगह 5 kg कांस्टेंट रहता है मास स्पीड का भी सेम है डिस्टेंस का भी सेम है पता ही है तुम्हें वेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं वेक्टर्स को तो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब फिजिकल क्वांटिटीज तो मैं समझ ली जिसके अंदर डायरेक्शंस है जैसे वेलोसिटी हो गई वेलोसिटी में हम डायरेक्शन लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट हो गया डिस्प्लेसमेंट हम डायरेक्शन लेते हैं एग्जांपल्स यहाँ पर फोर्स हो गया फोर्स में भी हम डायरेक्शन लेते हैं मोमेंटम वेलोसिटी हर एक चीज में डायरेक्शन आता है हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ में जा रहा है या फिर साउथ में जा रहा है ईस्ट में जा रहा है वेस्ट में जा रहा है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ये हमें पता होना चाहिए ठीक है ये लास्ट वाली लाइन क्या है फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब डायरेक्शन भी है फिजिकल क्वांटिटी भी है लेकिन लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर्स को हम एक स्पेसिफिक तरीके से ऐड करते हैं उसी वे में अगर वो क्वांटिटी ऐड हो रही है तभी वो एक्चुअल में एक वेक्टर कहलाएगा मतलब देखो एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है करंट करंट का हमेशा एक डायरेक्शन होता है अगर तुमने 12th में कुछ भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो तुम्हें पता होगा कि करंट में डायरेक्शन होता है वायर के अंदर हम डायरेक्शन को मेंशन करते हैं लेकिन फिर भी उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते क्योंकि वो वेक्टर्स की तरह ऐड नहीं होता है वेक्टर्स को ऐड करने का अलग तरीका तो वो हम पढ़ेंगे आगे लेकिन करंट जो है वो वेक्टर्स की तरह ऐड नहीं होता है इसलिए करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो स्केलर है तो सिर्फ अगर हम ये कहें कि फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन होती है चलो इतना तुम समझ गए होगे कोई डाउट अगर आए तो बता देना डाउट अगर आए तो बता देना ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम तब तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्या है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दोनों चीजें हैं वेक्टर ठीक है तो कैसे करेंगे इसके अंदर डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड क्या है ए को हमने क्वांटिटी मान लिया है उसके ऊपर ये जो एरो है ना इससे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है ये एरो समझा रहा है कि ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है इसके पास सिर्फ अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा ए के ऊपर ये है कैप इसको हम कहते हैं कैप ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड को डिनोट नहीं करता है आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इतना बस अभी के लिए समझ लो फिर अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कोई डायरेक्शन ही नहीं है जैसे वेलोसिटी अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं देखो वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है मेजर डिफरेंस ये है कि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन और स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं है तो ओनली मैग्नीट्यूड अगर हम वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ले तो वो स्पीड के बराबर ही होता है क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन नहीं है जैसे उसके अंदर डायरेक्शन आता है वो वेलोसिटी बन जाता है तो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर हम बोल रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो ए ये हो गया हमारे पास क्वांटिटी उसको उसमें से हमने डायरेक्शन को निकाल दिया मतलब कैप को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ये मॉड होता है मॉड से हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं अम, एक सेकंड रुक जाओ स्केलर हो गया ठीक है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है उसके बारे में बात करते हैं ठीक है देखो दो वेक्टर्स जो है उसको हम कैसे रखते हैं वो समझते हैं वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं हम एरो से पहले तुम्हें बता दिया था यहाँ पर दो एरोज है अगर ये एक एरो है ना ये अगर मान लो एक वेक्टर है तो ये दोनों अगर वेक्टर्स है तो इसकी टेल को अगर हम ज्वाइन करते हैं
तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, और अगर इसकी हेड को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो एक वेक्टर बन जाएगा। अगर टेल और हेड को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो कंप्लीटली उसके बीच का हम एंगल नहीं निकाल पाएंगे। समझ रहे हो? यहाँ पर क्या है, हमारे पास टेल टेल है, निकल जाएगा। यहाँ पर क्या है, हेड और हेड है, यहाँ पर भी एंगल हमें निकल जाएगा हमारे पास। यहाँ पर क्या है, एक का हेड है और एक का टेल है। तो इस एंगल को हम कैसे निकालेंगे? ये वाला जो एंगल है ये थीटा नहीं होगा, इसको क्या करेंगे हम, शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे शिफ्ट करेंगे, इस थीटा को उठा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, थीटा और थीटा, जब ये एंगल यहाँ पर आ जाएंगे तो हम उसके बीच में एंगल लेंगे, वो कितना बनेगा, यहाँ से ये थीटा, मतलब ये समझ लो, ये जो है ना, इसको हम यहाँ पर लेके गए हैं, तो ये ऐसे कुछ बन गया, और इसके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। ये दोनों बराबर है क्योंकि लाइन को तुमने चेंज किया ना सिर्फ, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। समझ रहे हो? अब देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज अ नॉन रिफ्लेक्स एंगल। नॉन रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से ज्यादा, 360 से कम, तो 180 से कम होगा नॉन रिफ्लेक्स एंगल। एंगल बिटवीन देम व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल और हेड टू हेड, जो बात मैंने तुम्हें बताई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, ये है तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट पूरे वेक्टर का, जिसको तुम आगे यूज करने वाले हो। इसी से तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और इसी के ऊपर कह सकते हो पूरा का पूरा ये चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, देखो यार, इस चैप्टर को अगर तुम अच्छे से समझ लोगे ना, तो काफी आने वाले आगे वाले जो चैप्टर्स है ना, उसके अंदर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके जो क्वेश्चंस होंगे उन चैप्टर्स के, वो सिर्फ वेक्टर के रूल से ही तुम्हें समझ में आ जाएंगे। चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। टेक टू वेक्टर्स ए एंड बी, ये एक वेक्टर हो गया और ये एक वेक्टर हो गया। इसको अभी हमने हेड टू हेड टेल टू टेल नहीं किया है, नॉर्मली रखा है। जॉइन द हेड ऑफ द वेक्टर ए, हेड ऑफ द वेक्टर ए विद द टेल ऑफ द वेक्टर बी। वेक्टर बी का जो टेल है उसको वेक्टर ए के हेड से हमने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब ये कुछ भी हमारे पास एक मान लो एंगल आ गया है। अब हमने क्या किया है, देन जॉइन द हेड ऑफ वेक्टर बी, हेड ऑफ वेक्टर बी विद द हेड ऑफ वेक्टर आर, एक एक्स्ट्रा वेक्टर आर लेके आए हम, जिसके हेड को वेक्टर बी के साथ जोड़ रहे हैं, और उसकी जो टेल है उसको वेक्टर ए के टेल के साथ जोड़ रहे हैं हम। सिंपल मैथ्स, कुछ ज्यादा टफ है नहीं इसके अंदर। दस फॉर्मिंग अ ट्रायंगल, ट्रायंगल बन गया। ये क्या किया हमने, फिर से समझ लो, एक ये वेक्टर ले लिया, एक ये वेक्टर ले लिया, हेड हेड टेल, हेड और टेल कर दिया है। अब इसकी टेल के साथ एक वेक्टर को जोड़ा है, और उसी वेक्टर की हेड के साथ इसको जोड़ दिया, तो ये एक ट्रायंगल बन गया है। ये तुम्हारा मेन आ गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो डायग्राम है। इसको अब मैथमेटिकली कैसे यूज करना है वो समझेंगे। देखो, नोट डाल के लिख रहे हैं यहाँ पर, द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फर्दर स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट और वेक्टर आर, ये जो आर है इसको हम रिजल्टेंट कहते हैं, वेक्टर आर रिजल्टेंट, can be found by first calculating the value of theta and then applying Pythagoras theorem to the whole figure। क्या करेंगे इसके अंदर हम, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा, ये जो फिगर है ना, देखो, ये जो फिगर है ना, यहाँ से इसको हमने एक कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है। अब ये पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ से थोड़ा सा पार्ट हमने एक्सटेंड कर लिया है, इतना करा है हमने, क्योंकि अगर तुम एंगल देखोगे इसके बीच में तो यही आएगा ना, ये थीटा होगा इसका एंगल, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। चलो, सॉरी ये एंगल नहीं, अगर इस बॉडी को तुम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हो, बी को मान लो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो दोनों एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस है नहीं उसके अंदर। कैसे करेंगे इसको आगे देखो, द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फर्दर स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट और वेक्टर आर कैन बी फाउंड बाय फर्स्ट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, मैं तुम्हें बता दिया है। क्या करेंगे इसके अंदर हम, ये एक फाई एंगल मान लिया हमने, कुछ भी एक रैंडम एंगल है, इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे थीटा लगा लिया है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, क्या होती है, थीटा के जस्ट साइड में क्या आ गया हमारे पास, cos थीटा, और ये आ गया sin थीटा, ये हो गया b, तो एक साइड निकल गया b cos थीटा और एक साइड निकल गया हमारे पास b sin थीटा। अब यहाँ पर हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, इस वाले एंगल को अब बना लो फाइ, तो क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में हम a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके इसका रूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम हमने सिंपल लगाया है इसके अंदर। कोई डाउट है तो बताना यार। हम्म, ठीक है, स्मॉल एंगल रूटीन, हाँ ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, जिस तुम्हें बताया था, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, रिजल्टेंट आर कितना है हमारे पास, रूट कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, ए प्लस बी कॉस थीटा, जो बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे करेंगे। इन दोनों का स्क्वायर कर दिया और पूरे को रूट में कर दिया। इसमें क्या लगाएंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया,
पूरे को सॉल्व करो, कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये डेरिवेशन मैंने बस तुम्हें दिखाई है नॉर्मली कि वैल्यू कैसे आती है ये समझाने के लिए। तुम्हें इसको याद नहीं रखना है, तुम्हें इस फॉर्मूला को याद रखना है जो है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह सकते हो इस चैप्टर का। सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, मोशन इन 2D एनएलएम हर एक चैप्टर में यूज होने वाला है, हर एक चैप्टर में जहां पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन तुम यूज करोगे। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको यूज करके हम निकालते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट यार, फॉर्मूला याद कर लेना। एंगल फाई अगर निकालना होगा हमें, कैसे निकालेंगे, एंगल फाई इसको निकालेंगे तो कितना आता है, tan थीटा करके निकाल लेंगे। tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा, बेस कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो tan करके हम tan थीटा से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आएगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा आ गया, और tan को इधर कर दो, tan इनवर्स मतलब 1/tan, 1/tan ही tan इनवर्स होता है। तो ये इससे निकालेंगे हम इसकी एंगल की वैल्यू। इसके अंदर कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए तुम्हें यार, बहुत ही बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रूट है, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस करोगे उससे तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है ओवरऑल वो क्लियर होगा। इसके बाद अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करेंगे, वो तुम्हें लास्ट में बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन अनदर 10 किलोमीटर टुवर्ड्स 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, फाइंड इट्स रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालना है हमें, डायरेक्शन निकालने को बोलता है वो भी निकाल देते हैं, अल्फा से निकल जाता है वो, बाद में समझाता हूँ। पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं फिर डायरेक्शन पे फोकस करेंगे। देखो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को ना ब्रेक डाउन करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम आराम से समझो। अ मैन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो क्या किया हमने, ईस्ट की तरफ ड्रॉ कर दिया इसको 10 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, देन अनदर 10 किलोमीटर टुवर्ड्स 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 10 किलोमीटर गया ये नॉर्थ ईस्ट में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्थ को ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्थ और ईस्ट दोनों परपेंडिकुलर होता है, कंपास वाला तुम्हें पता होगा ना, ये डायरेक्शन सेंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पता ही होगा तुम्हें। नॉर्थ और ईस्ट हो गए परपेंडिकुलर एक दूसरे से। अब क्या किया हमने, क्या कह रहा क्वेश्चन में, नॉर्थ ईस्ट में 10 किलोमीटर, नॉर्थ ईस्ट मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच से निकल रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहां पर है, 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ से 60 डिग्री पे है नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया नॉर्थ, इससे 60 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट जो कि 10 किलोमीटर। ये है अल्फा, ये यहाँ से हमारा डायरेक्शन निकल जाएगा। रिजल्टेंट निकालना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हमने पढ़ा था उसी को एक्जैक्टली अप्लाई कर दो यहाँ पर। जो फॉर्मूला तुम्हें लास्ट में दिया था, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास, ए स्क्वायर करो, ए कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, प्लस ये भी 10 है, स्क्वायर करो कितना आ गया 100, तो 100 प्लस 100 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया है। अब 2ab कॉस थीटा, 2 इंटू ए इंटू बी कितना होगा, ए इंटू बी कितना है 100 इंटू 2 200 कॉस थीटा। थीटा कितना दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, थीटा को हमने कंसीडर करें 60, क्वेश्चन में दे रखा है ये हमारे पास। तो cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 निकल जाएगा, 200 प्लस 100 मतलब रूट 300। आंसर देंगे तुम्हारा 10 रूट 3। रिजल्टेंट कितना आएगा, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का रिजल्टेंट कितना आ गया तुम्हारे पास 10 रूट 3, और अल्फा ये जो एंगल है ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 30 डिग्री। ऑब्वियस है ये, क्यों, नॉर्थ और ईस्ट दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यहाँ पर 60 डिग्रीज है तो ऑब्वियसली 30 डिग्रीज ही होगा। कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, चलो कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। अच्छा चलो पैरेललोग्राम लॉ देखते हैं। देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ऐसे टाइप के क्वेश्चन से तुम्हें फ्री डीबीपी में मिल जाएंगे। फ्री डीबीपी तुम खुद से सॉल्व करना, सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा कल। सोल्यूशन वीडियो आएगी फ्री डीबीपी की, बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स दोनों की फ्री डीबीपी का सोल्यूशन तुम्हें कल शाम 4 बजे मिल जाएगा। ठीक है, लाइव ही सॉल्व करा दूंगा मैं, डाउट्स आएंगे तो तुम लाइव पे पूछ लेना। और भी अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने हैं तो हमारा डीपीपी कोर्स चल रहा है, वही भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है। आदित्य जोशी ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, या फिर हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड वेबसाइट से भी तुम एक्सेस कर सकते हो उसको। जाना, शिवा बैच का सेक्शन बना बना रखा है, वहां पे तुम जाओगे तो प्रीमियम डीबीपी तुम्हें दिख जाएगी, उसको कोर्स को बाय कर लेना तुम। हर एक लेक्चर के हिसाब से 50-50 क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चन है वहां पर, तो देख लेना उसको एक बार। चलो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करना है, प्लेस द वेक्टर्स टेल टू टेल। दोनों ए और बी को हमने टेल टू टेल रख लिया। कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड जॉइन द डायगोनल्स आफ्टर दैट। अब क्या करेंगे इसके अंदर, पैरेललोग्राम को हमने यहाँ से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम। अब इसके डायगोनल को हम ज्वाइन कर देंगे। ये जो डायगोनल आएगा ना, यही आएगा तुम्हारा
जो रिजल्टेंट है इसका, यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम? सी मान लेते हैं, इस रिजल्टेंट को कितना आएगा, ए प्लस बी, सिर्फ और सिर्फ ए और बी वेक्टर को तुम ऐड कर दो, तो तुम्हारे पास इसके रिजल्टेंट जो सी है इसकी वैल्यू आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम तुम्हें यहाँ से आनी नहीं चाहिए। ये इसका डेरिवेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ट्रायंगल लॉ बहुत बार यूज होता है तो उसका डेरिवेशन मैंने दिखा दिया, जिसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगी वो मैं तुम्हें बताता रहूंगा। यहाँ पे क्या करो, इसको डायरेक्टली रख लो तुम, काम आ जाएगा तुम्हारे कभी कभार। चलो अब पॉलीगन लॉ में क्या करना है, जॉइन ऑल द वेक्टर्स। पॉलीगन कोई भी रैंडम पॉलीगन दे दिया, पॉलीगन मतलब क्लोज फिगर हो गया, वेक्टर्स से जोड़ जोड़ के हमने उसको एक क्लोज फिगर बना लिया है। अब क्या कह रहे हैं इसके अंदर, क्या करेंगे, जॉइन ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड इन हेड टू टेल पोजीशन। मतलब इसका हेड और इसका टेल, इसका हेड इसका टेल, इसका हेड इसका टेल, करते 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 जैसे ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ज्वाइन नहीं करना, लास्ट वाले को ज्वाइन नहीं करना, पूरे को ओपन रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो फर्स्ट वेक्टर है और जो लास्ट वेक्टर है उन दोनों को एक और वेक्टर से जोड़ना है, जहां पे क्या बनेगा, टेल टेल और हेड हेड। मतलब समझो क्या कह रहे हैं, एक ये वेक्टर हो गया, सेकंड वेक्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर्स आ गए। अब हमने क्या किया है, हेड टेल इस ऑर्डर में हमने पूरे को बना लिया है। जो फर्स्ट वेक्टर हमारा ए, इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया है एक वेक्टर को ऐड करके। कैसे, यहाँ पर जो ए की टेल है उसी उसको उसके साथ हमने आर वेक्टर की टेल को ज्वाइन किया है, और ई वेक्टर जो हमारा लास्ट वेक्टर है उसके हेड के साथ हमने इस वेक्टर का हेड को ज्वाइन किया है। अब आर, अगर आर की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, कैसे निकालोगे तुम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, जितने भी वेक्टर्स पूरे में फिगर में है, ये तो एक रैंडम फिगर लिया मैंने, कोई भी तुम फिगर ले लो, आर की वैल्यू, अगर तुम्हें रिजल्टेंट निकालना है ऐसे, तो सिर्फ जो भी बचे हुए वेक्टर्स है उसके अंदर सबको ऐड कर दो डायरेक्टली, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर तुम्हारा आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, चलो। हाँ, ईस्ट से एंगल लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, एग्जैक्टली exactly। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बोला ना मैं, नॉर्थ ईस्ट से 60 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट से 60 डिग्री मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 60 डिग्री एंगल है। अगर नॉर्थ ईस्ट से अगर वहां से लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर्स। सिंपल है यार, कुछ भी इसके अंदर टफ है नहीं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स मतलब तुम जान लो, इसमें कभी कभार क्वेश्चन में दे देता है ये, तो आ जाता है ये, जो इंपॉर्टेंट है वही डाले मैंने। इक्वल वेक्टर समझ लो, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, तभी इक्वल वेक्टर्स होंगे। मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी का 10 मीटर पर सेकंड और फोर्स का 10 न्यूटन रख लो तुम, तो नहीं, इक्वल वेक्टर्स मतलब दोनों इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और जो यूनिट है वो भी सेम होना चाहिए। कितना आएगा तुम्हारे पास यहाँ पर, v1 है 10 मीटर पर सेकंड, v2 है 10 मीटर पर सेकंड, दोनों है इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पैरेलल वेक्टर्स कितना आएगा तुम्हारे पास, हैविंग सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल। डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग है, पैरेलल हो जाएंगे दोनों। देखो ना, डायरेक्शन सेम है, तो जब भी दो लाइंस का डायरेक्शन सेम होता है तो पैरेलल ही होते हैं ना, पैरेलली हमने रखा है इसको। और मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, बोथ दिस वेक्टर्स आर पैरेलल नॉट इक्वल, ये एक पॉइंट है जिसको तुम याद रख लेना। टू वेक्टर्स कैन बी पैरेलल एंड नॉट इक्वल, बट इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल, इस बात को याद रखना। इक्वल वेक्टर्स जो है वो हमेशा पैरेलल होंगे, लेकिन जरूरी है कि पैरेलल भी इक्वल हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, आसान आसान चीज है यार। देखो, नेक्स्ट कह रहा है एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड भी अलग है, डायरेक्शन भी अलग है। मैग्नीट्यूड डिफर कर सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन नेसेसरली अपोजिट ही होगा। ठीक है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा तुम्हारे पास, जो डायरेक्शन है वो हमेशा एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। अब देखो लास्ट में क्या है हमारे पास, जीरो वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स मतलब जीरो मैग्नीट्यूड वेक्टर्स, जो मैग्नीट्यूड है वही जीरो है उसका, डायरेक्शन से हमें अभी कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड जो है जीरो आएगा उसके पास, सिंपल है। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होगा, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड सेम नेचर बट अपोजिट डायरेक्शन। एंटी पैरेलल और नेगेटिव में डिफरेंस क्या है, जो एंटी पैरेलल है ना उसके अंदर मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है, नेगेटिव के अंदर मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का चेंज आएगा इसके अंदर। तो क्या कह रहा है इसके अंदर, देखो नोट डाल के दे रखा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस डिनोट द डायरेक्शन से वेक्टर क्वांटिटी से नॉट द एक्चुअल मैग्नीट्यूड। मतलब क्या कह रहा है, देखो अगर तुम्हारे पास फोर्स है 10 न्यूटन, ठीक है, और उसी का ऑपोजिट है फोर्स है नेगेटिव में 10 न्यूटन, मतलब -10 न्यूटन, तो -10 न्यूटन एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो माइनस ऑफ फोर्स क्या होगा, फोर्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तुम किसी भी चीज पे फोर्स लगा रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। -10 यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, -10 यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। अगर एक डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं डायरेक्शन में, तो इसी का ऑपोजिट हो जाएगा जब हम जाएंगे राइट टू लेफ्ट में, समझ गए।
तो फोर्स आएगा तुम्हारा 10 न्यूटन यहाँ पर, और यहाँ पे होगा -10 न्यूटन। मैग्नीट्यूड एक्जैक्टली सेम है, जो अमाउंट ऑफ फोर्स है दोनों सेम अप्लाई कर रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अ, जो साइन कन्वेंशन है उसका तुम्हें ध्यान रखना है, इतना सा है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं यार। कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर जब दो वेक्टर लाई करेंगे तो वो हो जाएंगे तुम्हारे कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है। फिर कोप्लेनर वेक्टर्स, एक ही प्लेन के अंदर, प्लेन मतलब मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, इसी प्लेन के अंदर दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे हैं तो हो जाएंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। कुछ भी खास है नहीं इसके अंदर। ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है। इसको बस तुम जान लो, ऐसे नहीं कि इसको रटने बैठ गए, इसके अंदर कुछ भी ऐसा है नहीं हार्ड एंड फास्ट, बस तुम्हें तुम्हारी नॉलेज के लिए ये सारी चीजें। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अच्छी चीज, समझने वाली चीज है। वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 एंड डायरेक्शन तो होगा ही, वेक्टर है, मैग्नीट्यूड जो है उसका हमेशा 1 आएगा। मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप, ये हमने कह लिया। तो ए कैप कितना आएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए, सिंपल इक्वेशन को इधर लेके गए ना हम इसको, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास यहाँ पर 1। समझ गए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डायरेक्शन तो चलो वेक्टर में होती है, मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगी। यूनिट वेक्टर उसी को कहते हैं। इसको डिटेल में थोड़ा और पढ़ेंगे आगे, अभी तुम इतना समझ लो, कोई भी अगर डाउट है तो बताना। ठीक है। चलो, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। ट्रायंगल पढ़ लिया हमने, एंगल जो होता है वेक्टर के बीच में कैसे निकालते हैं, पॉलीगन लॉ पढ़ लिया है, पैरेललोग्राम भी पढ़ लिया हमने। अब कंपोनेंट निकालना सीखेंगे वेक्टर का। ट्रिग्नोमेट्री तुमने पढ़ी है लास्ट लेक्चर में, आई होप अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, तुम्हें नहीं आता था पहले से। देखो कैसे क्या करेंगे इसके अंदर हम। whenever a vector is expressed as a sum of two mutually perpendicular vectors, two mutually perpendicular vectors मतलब perpendicular vectors, क्या करेंगे, then those are the components of the vector. Imagine a rectangle with a diagonal as the given vector, the sides of such rectangle are the components. एक काम करते हैं, इस ना रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लेते हैं, रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मान लो ये तुम्हारा आ गया एक रेक्टेंगल, ठीक है। एक से रुक जाओ। ठीक है, इसको मैंने बना लिया रेक्टेंगल। अब क्या कह रहा है कि ना, एक सेकंड रुक जाओ, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एक हमने रेक्टेंगल ले लिया है, इसकी दो साइड्स हमारे पास, इसको ग्राफ की तरह ट्रीट करो। एक ये होगा तुम्हारा वाई एक्सिस, ये होगा तुम्हारा एक्स एक्सिस, सिंपल बात है, तुम्हें पता ही होगा, ये लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी। तो यहाँ से रेक्टेंगल की एक साइड से हमने वेक्टर को ले लिया जो इस डायगोनल के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक साइड बन गया हमारा थीटा, और दूसरा साइड है दूसरा साइड हमें नहीं पता है, एक साइड को हमने मान लिया थीटा। ये जो रिजल्टेंट है ये है फोर्स, ये है रिजल्टेंट फोर्स। हमें इसके कंपोनेंट निकालने हैं। ये क्या है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो भी एंगल, जो भी साइड थीटा के जस्ट चिपकी होगी उसके साथ, एग्जैक्टली एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साइड में बिल्कुल, ये है थीटा। इसके जस्ट साइड में जो भी हमारे पास एंगल आएगा, ये वाली जो साइड है, सॉरी एंगल की साइड, ये वाली साइड होगी कॉस थीटा हमेशा, फोर्स इनटू में कॉस थीटा। और जो थीटा के ऑपोजिट वाली साइड होगी वो होगी हमेशा फोर्स इनटू में साइन थीटा। इतना समझ लो, रिजल्टेंट है फोर्स, थीटा के जस्ट साइड वाली, जस्ट साइड में जो हमारे पास वेक्टर है वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा तुम्हारा एफ साइन थीटा। ऐसे हम निकालते हैं इसको, देख लो यहाँ पे लिख लिखा है मैंने, हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू एक्स एक्सिस इक्वल टू एफ एक्स मतलब एफ कॉस थीटा, एक्स मतलब एक्स एक्सिस कॉस थीटा, वाई एक्सिस साइन थीटा, ऐसे इसको याद रख लेना तुम। ये पूरी फिजिक्स में काम आने वाला है तुम्हारे। ठीक है। चलो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। Whenever a vector is expressed as a sum of two mutually perpendicular vectors, then those are the components of the vector. Imagine a rectangle with a diagonal as the given vector. ये rectangle है और ये diagonal ले लिया हमने। The sides of such rectangle are the components. ये हो गया तुम्हारा vertical component sin, ये हो गया तुम्हारा horizontal component cos, horizontal x, vertical y। ठीक है। इसको तुम बाय हार्ट याद कर लेना, बार बार यूज आएगा इसका। चलो क्वेश्चन देखते हैं फिर। ऐसा एक क्वेश्चन देखेंगे अब। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन द फिगर। ब्लॉक दे दिया हमें, पूरा फिगर दे रखा है इसके अंदर, ब्लॉक
की पोजीशन दे रखी है, फोर्स दे रखा है, हमें एंगल भी दे रखा है थीटा की वैल्यू। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे? देखो, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है हमारा? साइन। फोर्स कितना है? 300 न्यूटन ये दे रखा है हमें। अब फोर्स कितना है तुम्हारा? एफ वी मतलब एफ वर्टिकल कितना है? एफ साइन 30, थीटा 30 है। फोर्स इंटू साइन 30 कर दो। 30 साइन 30 कितना आएगा तुम्हारे पास? 1/2। पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में। फोर्स कितना है? 300, 300 इंटू 1/2, आंसर आएगा 150 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे, कितना आएगा? कॉस। सिंपल सी बात है ना, कॉस थीटा कर दो। कितना आएगा? एफ कॉस थीटा। फोर्स कितना है? 300, कॉस 30 कितना होता है? √3/2, तो 300 इंटू √3/2, आंसर कितना आएगा तुम्हारा? 150 √3 न्यूटन। ठीक है, आंसर आएगा तुम्हारा 150 √3 न्यूटन। सिंपल सा क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमने निकाल दिया इससे। कोई डाउट है तो बता देना। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो, यूनिट वेक्टर्स हमने पढ़ लिया था, क्या होता है? डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है 1। ये हमने पढ़ लिया था। अब कैसे पढ़ेंगे, समझेंगे इसको? देखो, अ वेक्टर ड्रॉन इन द एक्स वाई प्लेन कैन ऑलवेज बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स टू द एक्स एंड द वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कह रहा है? एक्स वाई प्लेन के अंदर जो भी हमारे पास वेक्टर्स है, वो एक्स एंड वाई एक्सिस की टर्म्स में, जैसे हम लिखते हैं एक्स, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, उनकी टर्म्स में हम इनको डिनोट कर सकते हैं। कैसे डिनोट करेंगे इसके अंदर? देखो, जो एक्स एक्सिस पे तुम्हारा वेक्टर आएगा ना, उसको हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप। कैप हमने पढ़ा था पहले, क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ये होता है ना कैप, जो हम लगाते हैं एक क्वांटिटी के ऊपर, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड समझाता है। तो ए एक्स आई कैप क्या है? यहाँ पर वेक्टर है, मान लो ए, कोई वेक्टर मान लो ए। ठीक है, ये जो ए वेक्टर है, इसको मैंने इसके ऊपर रखा है, इस साइड पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ग्राफ के पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मैंने इसको रखा है। क्या आएगा यहाँ पर? ए एक्स। ए एक्स क्या है? ए एक्स जो हमारा हॉरिजॉन्टल है, उसके ऊपर ए वेक्टर है, तो ए एक्स उसको डोनेट कर रहा है, सॉरी डिनोट कर रहा है। कितना आएगा तुम्हारे पास? ए एक्स, और एक यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस का हम उसके ऊपर लगा देंगे, वो है आई कैप। आई जो होता है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, जे जो होता है वो वाई एक्सिस को डिनोट करता है। पॉजिटिव तब रखेंगे जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, जब नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा तब माइनस आई हो जाएगा, और जब नेगेटिव वाई होगा तब माइनस जे हो जाएगा। इतनी सी बात है। तो कैसे लिखेंगे हम इसके अंदर? ए वेक्टर अगर हमें लिखना हो, मान लो ये ए वेक्टर है, तो कैसे लिखेंगे हम? ए एक्स आई कैप, ए एक्स आई कैप पॉजिटिव में, और ए वाई, क्योंकि वाई एक्सिस है तो ए वाई जे कैप। ऐसे हम डिनोट करेंगे पूरे वेक्टर को। समझ गए? आई कैप और जे कैप का यूज मैंने तुम्हें यहाँ से बता दिया है। कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आनी चाहिए। डाउट आए तो पूछ लेना कोई भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। अम, ठीक है, फाइंड वी एक्स एंड वी वाई। वी एक्स एंड वी वाई निकालना है हमें इसके अंदर। वेलोसिटी हमें दे दिया, यहाँ पर वेक्टर दे दिया हमें। वाई, वाई क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, और एक्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इन दोनों को हमें निकालना है। तो वी एक्स कितना होगा तुम्हारा? 3 आई कैप, और वी वाई कितना होगा? 4 जे कैप। क्यों? ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तुम्हें हाइपोटेन्यूज देखा है 5, जब तुम्हें पता ही है कि हाइपोटेन्यूज 5 है, तो हमेशा सेट्स कितने में होते हैं? 3 और 4 में। ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 3, या जाएगा तुम्हारे पास 4। या फिर चलो ऐसे कर लो इसको, कि ना, एक को तुम गिवन मान लो। हम्म, एक को तुम गिवन मान लो। इसको मान लो तुम गिवन है। ठीक है, ये तुम्हें 3 दे रखा है और ये 5 है, यहाँ से तुमने 4 को निकाल लिया है। एक्स कितना आएगा तुम्हारे पास? वी एक्स की अगर तुम वैल्यू निकालोगे, आएगा तुम्हारे पास 3 आई कैप, और ये आएगा 4 जे कैप। 4 जो मैग्नीट्यूड है, जे कैप डायरेक्शन को बता है। जे कैप मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 3 मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और 4 मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव वाई एक्सिस में। इतनी सी बात है इसके अंदर, कुछ ज्यादा टफ है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अब। के वेक्टर। के वेक्टर एग्जैक्टली क्या है, ये समझते हैं। देखो, एक सेकंड रुक जाओ यार, पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, जब भी हम वेक्टर्स की बात करते हैं, तो हम यूजुअली 2 डायमेंशंस की बात करते हैं। एक डायमेंशन हो गया वाई एक्सिस में, एक डायमेंशन हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस में। ठीक है, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन भी होता है, वो होता है, या फिर एक्स्ट्रा एक्सिस मान लो, वो होता है तुम्हारा जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस एग्जैक्टली है क्या? देखो,
मैं फिंगर से तुम्हें इसे रिप्रेजेंट करके समझाता हूँ। देखो, ऐसे अगर तुम अपनी उंगलियों को रखोगे, बिल्कुल ऐसे रखो, ऐसे। एक थंब ऊपर गया, इसको मान लो पॉजिटिव वाई एक्सिस। एक जो तुम्हारा इंडेक्स फिंगर है, ये गया तुम्हारे एक्स एक्सिस में, ठीक है? और जो मिडल फिंगर है, जो मिडल फिंगर जहां पर पॉइंट करेगी तुम्हें, वो होता है एक एक्स्ट्रा थर्ड डायमेंशन, जिसको हम कहते हैं 3D। जैसे 2D को हमसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 3D होते हैं, क्योंकि इनके 3 डायमेंशंस होते हैं। तो जो थर्ड जेड एक्सिस है, वो थर्ड डायमेंशन, जो स्पेस के अंदर आउटर स्पेस से जिससे हमारा इंटरेक्शन होता है, उसके साथ डिनोट करता है जो एक्सिस, वो होता है तुम्हारा जेड एक्सिस। उसी को यूनिट वेक्टर में अगर तुम डिनोट करोगे तो वो आएगा तुम्हारा के कैप। जैसे एक्स एक्सिस का क्या होता है आई कैप, वाई एक्सिस का क्या होता है जे कैप, वैसे ही जेड एक्सिस का क्या होता है के कैप। सिंपल, इतनी सी बात है इसके अंदर। समझा देता हूँ इसको तुम्हें। देखो, टू रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन 3D, वी नीड टू वी नीड अ थर्ड कोऑर्डिनेट कॉल्ड एज जेड एक्सिस, तुम्हें बता दिया था मैंने। और द जेड कोऑर्डिनेट विच रिप्रेजेंट्स द हाइट और डेप्थ ओवर द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जो भी हाइट या फिर डेप्थ है, हाइट जैसे एक क्यूब होता है, मान लो क्यूब के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर के अंदर क्या होता है, लेंथ होती है, सिर्फ साइड्स होती है तुम्हारे पास। जब क्यूब बन जाता है तो उसके अंदर एक हाइट भी आ जाती है एक्स्ट्रा, थर्ड डायमेंशन। तो वही हाइट जो डिनोट करता है वही होता है जेड एक्सिस। दिस इज कॉल्ड द जेड डायरेक्शन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट वेक्टर के कैप। ठीक है? एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ पहले ही, आई, जे और के, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। आई जे के परपेंडिकुलर है, जे के के परपेंडिकुलर है, और आई के परपेंडिकुलर है। ये रूल हमेशा याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। के कैप तुमने समझ लिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इन 2D। 2D के अंदर अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये एक नॉर्मल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो तुम पढ़ते हो, उसी से तुम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड को निकाल लोगे। ठीक है? कैसे निकलेगा? ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप को अगर तुम्हें निकालना है, रूट कर दो पूरे को और दोनों का स्क्वायर ऐड कर दो। मतलब आई कैप को हटा दो जैसा भी है, जे कैप को भी हटा दो और इसका स्क्वायर कर दो। तो एग्जैक्ट सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर तुम्हें निकालना है, डायरेक्शन को हटा देना है, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड तुम्हें निकालना है, तो तुम ऐसे रिजल्टेंट करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। 3D में क्या होता है, 3D में भी एग्जैक्ट सेम चीज होती है। 3D मतलब जब के कैप आ जाता है, एग्जैक्ट सेम चीज होती है, कोई दिक्कत है नहीं। ये मान लो तुम्हारा फिगर हो गया, ठीक है? 3D के अंदर अगर तुम्हें अब निकालने हैं तीनों डायमेंशंस में वेक्टर्स, कैसे निकालोगे? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये तुम्हें दे रखा है। एग्जैक्ट सेम चीज कर दो, रूट करो पूरे का, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, तीनों को ऐड कर दो, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। रटना है क्या? हाँ रट लो। वैसे इसको तुम बार बार प्रैक्टिस करोगी पूरी फिजिक्स में, तो तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। ठीक है? एक बार काफी सारी चीजें कवर करी हमने, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसका, क्या क्या करा है हमने इसके अंदर अभी। देखो, वेक्टर स्केलर क्या होता है हमने पढ़ लिया है। उसके बाद रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को, ये तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया। नेक्स्ट, एंगल, वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे सकते हैं, हेड हेड टेल टेल, कैसे सेपरेट करते हैं दोनों को, ये चीज हमने समझ लिया है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। क्या करते हैं, ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पे हमने एक्सटेंड करके इसको पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और रिजल्टेंट निकाल दिया इसका पाइथागोरस थ्योरम से। समझ लिया वो बात यहाँ पर हमने। उसके बाद एक उसी के बेस से हमने क्वेश्चन कर लिया, पैरेललोग्राम लॉ समझा दिया तुम्हें, और पॉलीगन लॉ भी समझा दिया मैंने तुम्हें क्या होता है। फिर हमने टाइप ऑफ वेक्टर समझा कि वेक्टर्स के क्या-क्या टाइप होते हैं, इक्वल हो गया, पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल, नेगेटिव, जीरो, सारी चीज हमने समझ ली है। फिर कोलिनियर वेक्टर्स भी आ गए हमारे पास, कोलिनियर, कोप्लेनर, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर, ये सारी चीजें हमने समझ ली। यूनिट वेक्टर को अभी हम समझ रहे हैं और डायरेक्शन के सेंस में, जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस का क्या होता है प्लस आई कैप, वाई एक्सिस का पॉजिटिव में क्या होता है प्लस जे कैप। फिर कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं, कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट, ये दोनों चीजें कैसे लेते हैं ये भी हमने समझ लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसके ऊपर मैंने बेस तुम्हें करवा दिया था एक, और ये डायरेक्शन तो हम पढ़ ही रहे हैं अभी इस टाइम। के कैप भी मैंने समझा दिया, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये भी हमने समझ लिया है। काफी सारी चीजें हैं, आराम आराम से खुद से पढ़ना है इसको। नोट्स अगर कभी भी नहीं बनाए इस चैप्टर के नोट्स, तो जरूर बनाना। अगर पहले से बनाया है तो कोई नहीं, सिर्फ जो पीडीएफ मिलेगी तुम्हें वहां से तुम इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है? अब देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यहाँ पे हमने समझ लिया। एक और चीज बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी, जो क्लास नोट्स है लास्ट लेक्चर के, वो कैसे डाउनलोड होंगे? पहले ही बताता यार तुम्हें। ऐप खोलना, हमारा आदित्य जोशी ऐप, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। और वेबसाइट भी आदित्य जोशी डॉट ओ आर जी, वहां पे जाओगे, शिवा बैच दिख जाएगा तुम्हें सामने, वेबसाइट को या फिर ऐप को खोलते ही शिवा बैच पे क्लिक करना, फिजिक्स पे जाना, फिजिक्स पे जाते ही बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस पीडीएफ नोट्स में मिल जाएंगे, इस चैप्टर के भी लेक्चर के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। जाके
3 लाइन आती है ऊपर, उसके ऊपर क्लिक करो और एक्सपोर्ट कर दो। फ़ोन में तुम्हारे सेव हो जाएगी या फिर लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर तुम्हें। लेक्चर के जस्ट 5-7 मिनट्स के अंदर तुम्हें मिल जाएँगे नोट्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर कितना दे रखा है हमें? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। क्या करना है? रूट करो, स्क्वायर करो, ऐड करो, आ जाएगा आंसर 5। 7 आई कैप 8 जे कैप, कैसे करोगे? 7 स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करो, रूट के अंदर कितना आएगा? रूट 105। उसके बाद थर्ड वाले को करो, कितना आएगा? 64 प्लस 36 प्लस 1 क्यों? माइनस 1 की नहीं, क्यों नहीं? क्यों? माइनस 1 हो, प्लस 1 हो, माइनस में कोई भी क्वांटिटी हो, उसका अगर तुम स्क्वायर करोगे, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है ना? हमेशा आंसर तुम्हारा पॉजिटिव में ही आएगा। तो अगर कहीं पर भी पूरे में अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना पड़े, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में, तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करना है तुम्हें। स्क्वायर करने में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है अपने आप। तो आंसर तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में कभी आ नहीं सकता। ठीक है? पहले क्योंकि हमने एक चीज पहले डिस्कस करी थी, क्या? वेक्टर में जब भी माइनस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करता है। ठीक है ना? ये 3 क्वेश्चंस मैंने तुम्हें सॉल्व करके दिखा दिए यहाँ पर। ये 4 और 5 ये दोनों होमवर्क में तुम कर लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर ही लेंगे हम सबसे पहले। ठीक है? अब देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा मोशन इन 1D, उसी में समझेंगे समझेंगे हम, पर फिर भी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता ही होगा। फाइनल पोजीशन में एक तो तुम्हें डेफिनेशन पता होगी, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, या फिर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जो फाइनल पोजीशन का जो वेक्टर है, पोजीशन का वेक्टर क्या होता है? जो पोजीशन को डिनोट करता है। तो फाइनल पोजीशन का वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन का वेक्टर अगर तुम करोगे, तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। कैसे निकालना है? फिर से समझते हैं। इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, देन द चेंज इन इट्स पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब भी पोजीशन में कोई भी चेंज आएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, तो फाइनल पोजीशन का जो पोजीशन वेक्टर है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वेक्टर के टर्म्स में, और जो इनिशियल के कोऑर्डिनेट्स है वेक्टर के टर्म्स में, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। एस हो गया डिस्प्लेसमेंट। आर एफ क्या है? फाइनल पोजीशन। आर आई क्या है? इनिशियल पोजीशन। आर एफ स्टैंड्स फॉर फाइनल पोजीशन एंड आर आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल पोजीशन। ठीक है? अब क्या होगा यहाँ पर? मानो तुम्हें पोजीशन दे रखी है, क्या दे रखी है पोजीशन? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तुम्हें 12 आई कैप माइनस 4 जाएगा माइनस के कैप। कहाँ से आया ये? फाइनल पोजीशन क्या है? 12 आई कैप। इनिशियल पोजीशन क्या है? 4 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है? ये है तुम्हारी इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमने कर दिया यहाँ पर। क्या आ गया तुम्हारे पास? 12 y माइनस 4 जे माइनस के। अब इसी का स्क्वायर रूट करके स्क्वायर कर दो सबको। 12 स्क्वायर कितना था? 144। 4 कितना था? 16। और के का कितना था? 1। पहले ही बताया था, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव में आंसर आता है हमेशा। 144 प्लस 16 कितना होगा? 160। 160 प्लस 1 161। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया तुम्हारे पास? रूट 161। ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड कभी निकालने को बोले, तो इस मेथड से तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे? जो हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर, नॉर्मल मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसी से। फॉर्मूला सेम है पूरे केस में। ये हो गया, और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इसी इसी से पूरा चैप्टर चलता है मेन तुम्हारा। चलो, अब दो चार बातें रह गई है, मेन पूरा चैप्टर निकल गया हमारा। ठीक है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस अमंग वेक्टर्स एंड स्केलर्स। मुझे डाउट है तो चेक कर लेता हूँ यार। नहीं है ना डाउट कोई? ठीक है, चलो देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस अमंग वेक्टर्स एंड स्केलर्स। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या पढ़ेंगे? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मेन होता है। डिवीजन में कोई खास चेंज नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में कोई खास चेंज नहीं होता है। जो एडिशन का है वही सब्ट्रैक्शन का है। डिवीजन में भी बस एग्जैक्ट सेम चीज ही हो रही होती है, बस थोड़े बहुत चेंजेस है, वो जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तुम समझ जाओगे। देखो, सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर नॉट पॉसिबल। एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी को अगर तुम ऐड करने जाओगे, कभी भी नहीं पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता। ठीक है? सिंपल सी बात है। जैसे मान लो वेलोसिटी और स्पीड हो गई, वेलोसिटी और स्पीड कभी भी तुम डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वेलोसिटी एक अलग क्वांटिटी है, स्पीड एक अलग। हाँ, फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में अगर तुम देखोगे, तो यूनिट दोनों का सेम है, मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। स्पीड क्या है? स्केलर। एडिशन ऑफ वेक्टर वेक्टर करेंगे, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। एट द कॉमन वेक्टर्स, कॉमन वेक्टर्स मतलब जो एक्स एक्सिस, जो डायरेक्शन सेम है जिनका, मैग्नीट्यूड तो अलग होगा ही, तभी हम एडिशन कर रहे हैं। डायरेक्शन जिनका सेम है, हम उन्हीं को ऐड कर सकते हैं सिर्फ। मतलब आई
को तुम जे के साथ नहीं ऐड कर सकते, आई कैप जे कैप नहीं ऐड होंगे। आई कैप होगा सिर्फ और सिर्फ आई कैप के साथ ऐड, मतलब डायरेक्शन अगर 3 आई कैप और 7 आई कैप है तो आंसर आएगा तुम्हारा 10 आई कैप, सिंपल मैग्नीट्यूड को जोड़ दो, आई कैप एज इट इज रहने वाला है। जे कैप को के कैप के साथ नहीं ऐड कर सकते, जे कैप और सिर्फ जे कैप के साथ ऐड होगा, के कैप सिर्फ के साथ ऐड होगा। जो रिलेटिव चीज है वो आपस में ऐड होने वाली है, समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन नहीं कर सकते, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड चेंजेस डायरेक्शन रिमेन्स सेम, करते हैं ना म्यूचुअली। टाइम क्या है, टाइम का कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है, टाइम तो स्केलर होता है, टाइम को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, ये 3 क्या है स्केलर क्वांटिटी, 4 आई कैप क्या है वेक्टर क्वांटिटी, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 3 और 4 जो मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा वो होगा 12, आई कैप एज इट इज रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो, सर काइंड रिक्वेस्ट आप हर टॉपिक पर एक अनसॉल्व क्वेश्चन लाया करें प्लीज एंड इंटरेक्टली सॉल्व करें। यार मैंने वो लास्ट में डाले ऐसे वाले क्वेश्चंस, यहाँ पर क्या है कि ना तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि एकदम से कॉन्सेप्ट समझाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैं तुम्हें पहले ही बताया था, जो कुछ भी पढ़ के नहीं आया है। तो एकदम से मैं क्वेश्चन अगर थ्रो कर देता हूँ तो थोड़ा कम समझ में आता है। अगर तुम कह रहे हो कि लाइव सॉल्व करना है, चलो नेक्स्ट लेक्चर से वो मैं ट्राई कर लूंगा लाइव सॉल्व करने का, बस यही है कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा चला जाता है और पेशेंस है नहीं यार किसी में आजकल। कोई नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम से ट्राई कर लेंगे उसको भी। लास्ट में कुछ क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें इंटरेक्टिवली सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्केलर हमने देख लिया है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर, ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इसको थोड़ा टाइम से समझेंगे। दो तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के भी, एक है डॉट प्रोडक्ट, एक है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्या है, जब दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा स्केलर, मतलब वेक्टर वेक्टर मैंने मल्टीप्लाई करा है लेकिन आंसर आ रहा है मेरा स्केलर। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, जब मैंने वेक्टर और वेक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करा है और आंसर भी मेरा वेक्टर ही आया, मतलब मेरे को आंसर में भी डायरेक्शन चाहिए। स्केलर क्या है, मतलब मैग्नीट्यूड तो आ रहा है मेरे पास डॉट प्रोडक्ट के अंदर, क्रॉस प्रोडक्ट में मेरे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ रहा है और मेरे लिए डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? देखो, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को अब हम सेपरेटली समझते हैं, इंडिविजुअली उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलो, डॉट प्रोडक्ट क्या है, लेट देयर बी टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम देन द डॉट प्रोडक्ट विल बी। देखो, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर ए, एक सेकंड को मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, ये मानो तुम्हारा वेक्टर है ए, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा वेक्टर है वेक्टर बी। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी किसके बराबर आएगा, ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा के साथ जो भी एंगल थीटा है, ए को मल्टीप्लाई करो बी के साथ और मल्टीप्लाई कर दो कॉस थीटा, जो भी एंगल थीटा उनके बीच में, आंसर आ जाएगा तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर कोई भी तुम सीक्वेंस रखो, कोई मैटर नहीं करता, तुम ए डॉट बी करो या फिर बी डॉट ए करो, मैटर नहीं करता है, वैल्यू सेम रहने वाली है, एग्जैक्टली सेम। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तुम्हें और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देखो देयरफॉर टू वेक्टर्स, अब देखो यहां से तुम्हें दो चीजें समझ में आएगी। पहली चीज क्या, ट्रिग्नोमेट्री में वापस जाओ, कॉस 90 की वैल्यू में क्या पड़ती है, जीरो। मतलब जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों वेक्टर हो गए परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा कितना हो गया 90, कॉस 90 कितना होता है जीरो, तो ए बी इंटू कॉस 90 मतलब ए बी इंटू जीरो, आंसर आएगा जीरो। मतलब जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा जीरो। ये एक गोल्डन रूल है, हमेशा के लिए याद रख लो। जब भी दो डॉट प्रोडक्ट तुम करोगे वेक्टर्स का और उनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, तो हमेशा आंसर आएगा तुम्हारा जीरो, ठीक है। गुड, जीरो आंसर। अब नेक्स्ट समझते हैं क्या है इसके अंदर, डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन हम पढ़ते हैं ना, ग्राफ जो ग्राफ होता है ना एक्स वाई प्लेन, उसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन फॉर्म अगर पेपर में एकदम से दिख जाए तो घबरा मत जाना, कार्टेशियन फॉर्म उसी को कहते हैं, ग्राफिकल फॉर्म को, ठीक है। ग्राफिकल फॉर्म में अगर तुम करोगे तो आई कैप और आई कैप कितना आएगा तुम्हारा, आई कैप और आई कैप बराबर आएगा जे कैप के, विच इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप विच इज इक्वल टू वन। अब रीजन इसका भी याद रख लो, तो क्या होगा कि तुम्हें इस वैल्यू को एग्जैक्टली रटना नहीं पड़ेगा, तुम्हें हमेशा याद रहेगा क्यों वन आता है। देखो, आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो। सेम ही उसी के ऊपर है ना, प्लेन के ऊपर है, या फिर अगर ऑपोजिट कर देते तो 180 आ जाएगा, लेकिन है तो आई कैप ही वो। अब जीरो के अंदर
अगर तुम कॉस को सॉल्व करते हो, एंगल मान लो 0 है, कॉस 0 कितना होता है 1, तो कॉस थीटा कितना गया हमारे पास यहाँ पे 1, तो आई कैप और आई कैप बराबर आ जाएगा 1 के। क्यों? क्योंकि आई कैप क्या है एक्चुअली यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, तो 1 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई किया किसके साथ? फिर कॉस थीटा के साथ। कॉस थीटा कितना है? 0 मतलब 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा आंसर? 1। नहीं भी समझ में आया तो इसको तुम डायरेक्टली रट लो फिर, क्योंकि इससे ज्यादा फिर कुछ कर नहीं सकते यार। लास्ट में क्या है? आई कैप जे कैप का डॉट प्रोडक्ट करोगे आएगा 0, जे कैप के कैप का करोगे 0, आई कैप के कैप का करेगा करोगे तो 0। क्यों? आई कैप के कैप जे कैप आपस में परपेंडिकुलर होता है, ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी। परपेंडिकुलर मतलब कॉस हो गया 90, 90 पे डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0, तो आंसर आएगा तुम्हारा 0। ठीक है, इतना ही है डॉट प्रोडक्ट में। अब आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि चैप्टर का एक्चुअली डिफिकल्ट पार्ट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट एक्चुअल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको थोड़ा टाइम से समझेंगे। देखो, एक सेकंड रुक जाओ यार। क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ, कैसे करेंगे इसको? लेट देयर बी टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम, देन द क्रॉस प्रोडक्ट सी। सी क्या आएगा? ए क्रॉस बी या फिर ए बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कॉस थीटा। ए क्रॉस बी क्या है? साइन थीटा। यहां पर सबसे मेजर जो पॉइंट है, जो कि इसको डॉट प्रोडक्ट से अलग बनाता है, वो क्या है? समझो, ए क्रॉस बी को तुम कभी भी बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। डायरेक्शन, साइन, दोनों चीजें चेंज हो जाएगी। साइन जो होता है ना, प्लस माइनस, वो एक मैटर करती है चीज, वो चीज चेंज हो जाएगी, मतलब डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी पूरी। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं था। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम चीज थी। क्रॉस प्रोडक्ट में ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, इस पॉइंट को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमेशा कभी भी सेम नहीं होते। ए क्रॉस बी की वैल्यू अलग आएगी, बी क्रॉस ए की वैल्यू अलग आएगी। इस पॉइंट को तुम याद रखना। या फिर अगर तुम्हें डिनोट करना हो तो ए बी साइन थीटा हो जाता है यहाँ पर। डायरेक्शन, डायरेक्शन सेंस समझो, यहाँ पर क्या आएगा? आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, कितना आएगा? 0। स्केल क्रॉस प्रोडक्ट में 0 आता है आंसर। साइन थीटा, क्यों? क्योंकि साइन थीटा को 0 रख लो। साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। तो साइन 0 अगर यहाँ पर है तो 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है 0, तो ये हो गया 0। सारी चीजें इसी के अंदर है, जो फॉर्मूला है ना, इसी से सारी वैल्यूज तुम्हारी डिराइव हो जाएगी, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हारी इसके अंदर। आई और जे को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा प्लस के। आई क्रॉस जे करोगे प्लस के आएगा, और जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के आएगा। यही डिफरेंस है। आंसर जो डायरेक्शन है वो के कैप आ जाएगा, लेकिन जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को कभी भी सेम नहीं कर सकते। ठीक है, जे क्रॉस के करो, कितना आएगा तुम्हारा? प्लस आई। के क्रॉस जे करोगे, आंसर आएगा माइनस आई। फिर आई क्रॉस के करोगे, आंसर कितना आएगा तुम्हारे पास? माइनस जे। के क्रॉस आई करोगे, आंसर आएगा पॉजिटिव में जे। इसका क्या कर सकते हैं? टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, खुद से एक बार पढ़ना, याद हो जाएगा। नहीं याद होता, रट लो। मतलब समझ में अगर नहीं आता है डायरेक्टली ऐसे पढ़ने से, रट लो। इतना कर सकते हो तुम, दिक्कत नहीं आएगी। एंगल 90 डिग्री ऑफ कॉस, हाँ ठीक है। ये बात है इसके अंदर मेन, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंस यही है। फिर से समझ लो, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। अगर तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो बिल्कुल, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है तुम्हें। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जब वेक्टर और वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हमें चाहिए स्केलर, जिसके जिसके अंदर हमें आंसर की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चल जाना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करा है मैंने, और आंसर मेरे पास आना चाहिए वेक्टर में ही, मेरे को डायरेक्शन भी चाहिए आंसर में, तब हम लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट यार। 12th में तो सबसे ज्यादा काम आता है मैग्नेटिज्म में, अभी भी रोटेशन पढ़ोगे, रोटेशन में भी काम आएगा ये। लास्ट टॉपिक है लामीज थ्योरम, उसके बाद 2 क्वेश्चन करते हैं। देखो, लामीज थ्योरम क्या है? बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है। 3 वेक्टर ले लो ए बी सी, तीनों की टेल को एक साथ रख दो, या फिर हेड को एक साथ रख दो, टेल को एक साथ रख दो। तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे लगने चाहिए। मतलब इफ 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट है ये वाला मिड पॉइंट, जो यहाँ पर तीनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। कब? जब ए बाय साइन बीटा, ए के ऑपोजिट में जो एंगल है उसको उससे डिवाइड कर दो साइन के में, मतलब ए अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गामा, और बी अपॉन साइन अल्फा। इस तीनों अगर बराबर है तो ए प्लस बी प्लस सी जो है हमेशा 0 आएगा आंसर। ये होता है लमीज थ्योरम। काम में एनएलएम में आता है, एक बार या 2 बार, और फ्यूचर में भी शायद ही काम में आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इतना इंपॉर्टेंस देखिए इसको मत पढ़ना। बस पता होना चाहिए तुम्हें, नॉलेज के लिए ये चीज है। ए अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। अगर ये फुलफिल होता है तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 0 तुम्हारा। ये इतना ही होता है लामिस थ्योरम में। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, कोई डाउट अगर है उससे
पहले तो पूछ लो। ठीक है, मैं डाउट ले लेता हूँ तुम्हारे। अगर नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन लगा लेता हूँ नेक्स्ट। कोई नहीं, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन ही देख लेते हैं अब। देखो, दो क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं यहाँ पे तुम्हें। दोनों क्वेश्चंस का ना मैं तुम्हें हिंट दूंगा, सॉल्व तुम्हें खुद से करना है। होमवर्क है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। एक एक पेज को, अगर पहले कभी नहीं पढ़ा है, पहले पढ़ रहे हो तो ठीक है, रिवाइज कर लेना थोड़ा सा। पहले कभी भी नहीं पढ़ा है, एक एक पेज को धीरे धीरे पढ़ना। सारे चीजें तो सारी चीजों में समझ में आएगी। जैसे ही पूरा का पूरा तुम्हारा खत्म हो जाता है चैप्टर, डीपीपी लगा लो। पूरे लेक्चर की डीपीपी मैंने डाल रखी है एक ही में। ऑलमोस्ट 15-20 अच्छे क्वेश्चन है, हर एक कॉन्सेप्ट से निकाल कर डाले क्वेश्चन उसके अंदर। नहीं लगता है सही वहां पर भी? और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रीमियम डीपीपी इज अवेलेबल, तो ज्वाइन कर लेना तुम्हें, तुम्हारा मन करे तो। 50 क्वेश्चन है उसके अंदर, पर चैप्टर, पर लेक्चर सॉरी। अब देखो, इफ वेक्टर 2 i कैप 3 j कैप एंड 8 k कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस x k कैप, x k कैप, ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमें नहीं पता है। x की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे करोगे? अभी हमने डिस्कस किया था, जब भी दो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं, उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आंसर हमेशा आएगा 0। ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर है और उसका डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आंसर आएगा 0। परपेंडिकुलर पे डॉट प्रोडक्ट 0 रूल है, गोल्डन रूल, हमेशा याद रख लो। तो क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास? 2 i कैप इंटू 3 j कैप इंटू 8 k कैप। इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ? 4 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस x k कैप। पूरे को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इक्वेट करो 0 के साथ। जो तुम्हारी वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू जो तुम्हारी आएगी, वो आएगी 0 के बराबर। वहां से इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क है ये तुम्हारा, खुद से ट्राई करो। नहीं समझ में आता, नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें समझाऊंगा ही, लेकिन खुद से एक बार ट्राई करो, तभी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और बार अगर नहीं समझ में हिंट दे देता हूँ। ये हो गया तुम्हारा वेक्टर 1, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर 2। दोनों का दोनों बोल रखा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब इसको इसको साथ मल्टीप्लाई करो और इक्वेट करो 0 के साथ, x की वैल्यू तुम्हारी निकल जाएगी। ठीक है, i को i के साथ मल्टीप्लाई करना, j को j के साथ, k को k के साथ, ऐसे करके तुम्हें पता ही है कैसे करना है, कर लेना तुम इसको। अब देखो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, क्लियर, नो डाउट। 1/2, क्या डाउट क्या है एग्जैक्टली, पूछ लो। 1/2 क्या डाउट है? डाउट पूछ लो, तब तक मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उसके बाद डाउट ले लूंगा। पूरे डाउट को एक बार लिख देना क्या है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। इस ए क्रॉस बी करना है हमें, ये मैं मेंशन कर देता हूँ क्वेश्चन मेरे को, मैं तुम कंफ्यूज हो जाओगे, बी क्रॉस ए करना है, ए क्रॉस बी। एक सेकंड रुक जाओ। इफ फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ए, एक सेकंड रुको, ए क्रॉस बी। ठीक है, ये तुम्हें निकालना है। कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी, इसका एक मेथड होता है, वो मेथड मैं तुम्हें समझा रहा हूँ यहाँ पर। अप्लाई तुम्हें पूरा मेथड मैंने समझा दिया, पूरा फॉर्मूला समझा रहा हूँ तुम्हें, बस वैल्यूज पुट करके आंसर को सॉल्व करना है, मैथ्स करनी है तुम्हें इसके अंदर सिर्फ। पूरा क्वेश्चन मैं समझा ही रहा हूँ तुम्हें। देखो, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों चीजें तुम्हारे पास आ गई। ठीक है, आई कैप के अंदर क्या क्या है वो लिखो। 2 है बी में, और इसका भी है 2। ए एक्स बी एक्स, एक्स एक्सेस होता है आई कैप, वाई एक्सेस होता है जे कैप, जेड एक्सेस होता है के कैप। तो आई के अंदर क्या है हमारे पास? ए एक्स बी एक्स। जे के अंदर क्या है? ए वाई बी वाई। और के अंदर क्या है? ए जेड बी जेड। जब भी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे इसके अंदर? देखो, आई कैप को लिखो सबसे पहले सामने, आई कैप मल्टीप्लाइड बाय आई कैप को अगर तुम्हें निकालना है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट में अभी क्या पढ़ा था, वापस जाओ नोट्स में, नोट्स खोलो वापस से। आई कैप अगर तुम्हें निकालना है, आई कैप कहाँ से निकलता है तुम्हारा? आई कैप जे क्रॉस के अगर तुम करते हो तो तुम्हारा निकलता है आई कैप आंसर। तो तुम्हें क्या करना है इसके अंदर? जे क्रॉस के करना है दोनों केसेस में। जे मतलब ए वाई और बी जेड को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद बी वाई और ए जेड को मल्टीप्लाई करो, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई।
ये तुम करोगे, ये आएगा तुम्हारा आई का मैग्नीट्यूड। जे कैप में सेम करो, जे कैप को कैसे करोगे, आई और के को क्रॉस करोगे तो जे निकलेगा। तो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड और माइनस ए जेड बी एक्स। ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, के कैप क्या आएगा, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई और बी एक्स। ठीक है। इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। यहां से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो आंसर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो और यहाँ पर भी। फिर क्या करना है तुम्हें, तीनों को आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, जो भी वैल्यूज आ रही होगी उसको एग्जैक्टली पुट करके तुम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मतलब आई माइनस जे प्लस के, ये हमेशा याद रखना। जो जे आएगा वो हमेशा माइनस में होता है और आई होता है वो हमेशा पॉजिटिव में, के भी हमेशा पॉजिटिव में। सॉल्व करो खुद से। डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में तो समझाऊंगा ही। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा शिवा बैच को, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर भी तुम्हें क्लियर कट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है। आंसर 1/2 किसका, आंसर 1/2 यार? पहले वाले का? अच्छा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। 1/2 क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लूंगा मैं, उसके बाद निकाल लूंगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर होमवर्क में मिल जाएगा ये। नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें इसका आंसर बता दूंगा मैं। ठीक है। क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ना अभी। अभी एग्जैक्टली लाइव सॉल्व नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि थोड़ा सा पेन की दिक्कत है इस टाइम पे। नेक्स्ट लेक्चर में वो सॉल्व हो जाएगा इशू, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चंस को लाइव करवाने का भी ट्राई करूंगा, तो उसी वक्त उस क्वेश्चन को भी हम देख लेंगे। ठीक है। एक चीज यहाँ पे मिस हो गई थी, हाँ। जब तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट तुम ऐसे करके निकाल लोगे, क्या करना है तुम्हें इसके अंदर, कि ना, एक ये कन्वेंशनल वे है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है ये। एक और मेथड होता है, वो होता है राइट हैंड थंब रूल। उससे हम वेक्टर की डायरेक्शन को थंब से डिनोट करके हैंड्स के कर्ल से वेक्टर की डायरेक्शन को निकालते हैं। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मेथड। जब उसका यूज आएगा, रोटेशन में उसका यूज आता है। सबसे पहली बार तो रोटेशन में आएगा, उसके बाद फिर आगे भी आने वाले 11th में, 12th में सॉरी। तब उस टॉपिक को मैं तुम्हें समझा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीजें एक लेक्चर के अंदर कवर करी है। तब उस टाइम में तुम्हें जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो थंब रूल से कैसे निकालते हैं वो चीज मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके अलावा एक और चीज है, वेक्टर्स में कुछ शॉर्टकट्स है, वो भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसके ऊपर पहले मास्टरी कर लो। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, जो भी टॉपिक्स है हमने इंक्लूड करे आज, वो अच्छे से आने चाहिए। होमवर्क क्वेश्चंस और डीपीपी, जो फ्री डीपीपी मिलेगी उसके अंदर एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चंस रखे मैंने, वो तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। क्रॉस प्रोडक्ट भी समझ लेना तुम थंब रूल से, एंड जो कुछ शॉर्टकट्स वगैरह होते हैं थीटा वगैरह निकालने के, मतलब 90 डिग्री हो गया उसके अंदर हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे 60 डिग्री, क्योंकि हर बार तुम सॉल्व करके क्वेश्चन को नहीं निकाल पाओगे। शॉर्ट ट्रिक्स होती है, वो शॉर्ट ट्रिक्स मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके ऊपर तुम पहले एक्सपर्टीज ले लो अपनी। ठीक है। चलो यार, थैंक यू सो मच। जाते जाते एक चीज मैं फिर से बता देता हूँ तुम्हें, हमारा पर्सनल मेंटोरशिप चल रहा है इस टाइम। 4000 रुपीज में तुम्हें मिल रहा है, काफी कम प्राइस है यार। वन वन 1:1 इंटरेक्शन मिल रही है तुम्हें पूरे साल के लिए। हैंडमेड नोट्स, जो तुम्हारे मेंटोर्स है एम्स और एमएमसी के बड़े बड़े कॉलेजेस के जो मेंटोर्स है, वो तुम्हें गाइडेंस देंगे पूरे साल, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करी थी, उनके नोट्स को कैसे पढ़ना है, एक एक चीज वो तुम्हें देंगे। उसके साथ साथ लेक्चर से तुम्हें मिलेंगे ही। तो टाइम वेस्ट मत करो यार। अगर हो सके तो पर्सनल मेंटोरशिप को खरीद लो। प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर तुम्हें करनी है तो प्रीमियम डीपीपी कोर्स भी अवेलेबल है। इसी चैप्टर से 50 एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चंस, बिल्कुल जो हमने पढ़ा है आज उसी के ऊपर बेस्ड 50 क्वेश्चंस तुम्हें प्रीमियम डीपी पे मिल जाएंगे। वहां पे जाके तुम उसको चेकआउट कर सकते हो आज ही। प्रीमियम डीपी ऑलरेडी अपलोड हो गई है, सोल्यूशन तुम्हें आज रात तक मिल जाएगा अगर तुम्हें ज्वाइन कर लिया तो। थैंक यू सो मच यार, एंड करते हैं फिर लेक्चर को। ठीक है यार, थैंक यू सो मच। होमवर्क क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलो यार, एंड करते हैं स्विम को।